हम लोग पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में हम लोग पहले घनाभ के विषय में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आज पढ़ना है हमें घन के विषय में। घन का परिभाषा होता है वर्गाकार त्रिविमीय ठोस को घन कहते हैं। जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है कि वर्गाकार, जैसे ही वर्गाकार शब्द आया इसका मतलब है कि जो भी फलक, जो भी पृष्ठ इसमें होंगे उसका आकार वर्गाकार होगा। और वर्ग उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो जैसे ही हमने कहा कि वर्गाकार ठोस को घन कहते हैं, तो वर्गाकार कहते हैं इसका मतलब हुआ कि इसके सभी किनारे आपस में बराबर हैं। मैं घन का एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण देता हूं, इसको सब लोग आप लोग जानते होंगे। जैसे लूडो का पासा जो होता है वह घनाकार होता है। इसके अतिरिक्त घनाकार बक्से भी हो सकते हैं, घनाकार घर भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तब तक इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं एक घनाकार बक्से का प्रयोग करता हूं। आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह एक घनाकार बक्सा है, अर्थात इसके सभी फलक जो है, सभी पृष्ठ जो है सो वर्गाकार है। घन में 6 पृष्ठ होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ घन का वर्गाकार होता है। घन में किनारों की संख्या 12 होती है। ऊपर वाले पृष्ठ में 1, 2, 3, 4 किनारे, नीचे वाले पृष्ठ में 1, 2, 3, 4 किनारे और दीवारों में 1, 2, 3 और 4 किनारे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 12 किनारे हुए। और घन वर्गाकार होता है, वर्गाकार ठोस होता है घन। तो इस कारण इसके सभी किनारों की लंबाई जो है सो आपस में बराबर होती है तथा इसके सभी पृष्ठ जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम उन आकृतियों को कहते हैं जो आकृति एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। अर्थात एक पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल होगा, इसकी बनावट जैसे होगी, सभी पृष्ठों की बनावट उसी प्रकार से और उतने ही क्षेत्रफल वाला होगा। ये सब एक दूसरे को पूर्णतः ढक देने वाले पृष्ठ होते हैं। घनाभ के विषय में हम लोग जो पढ़े हैं उसमें केवल घनाभ में आमने सामने वाले पृष्ठ ही सर्वांगसम होते हैं। अर्थात एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है जस्ट उसके पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल वही होता है। लेकिन घन में सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल एकदम बराबर होता है। घन के सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं। इसके अतिरिक्त घन के 3 किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। जैसे ऊपर वाले पृष्ठ में देखिएगा 1, 2, 3, 4 और नीचे वाले पृष्ठ में भी 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर इसमें 8 शीर्ष हुए। इसके अतिरिक्त इसमें विकर्णों की संख्या 4 होती है। तो विकर्ण आखिरकार कहते किसको हैं? तो किसी त्रिविमीय आकृति के 2 शीर्षों को मिलाने वाला वैसा रेखाखंड जो किसी पृष्ठ पर स्थित न हो, उस रेखाखंड को हम त्रिविमीय आकृति का विकर्ण कहते हैं। जैसे देखिएगा, मैं जो 2 उंगली रखा हूं 2 शीर्षों पर, अगर इसे हम मिलाने का प्रयास करें तो यह किसी भी पृष्ठ पर नहीं आएगा, एकदम बीच से होकर गुजरेगा। तो इस प्रकार से इसमें 4 विकर्ण बनाए जा सकते हैं। 4 से अधिक विकर्ण इसमें नहीं हो सकते हैं। जैसे एक यहां से हो जाएगा, दूसरा यहां हो जाएगा, तीसरा यहां का हो जाएगा और चौथा नंबर शीर्ष ये हो गया। तो इस प्रकार से इसमें 4 विकर्ण हो सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि घन में पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों कहिए, फलकों कहिए या सतह कहिए, यानी पृष्ठ को ही फलक और या सतह कहते हैं। तो पृष्ठों की संख्या जो है 6, किनारों की संख्या 12, शीर्षों की संख्या 8 तथा विकर्णों की संख्या 4 होती है। आइए घन की आकृति खींचते हैं कि किस प्रकार से घन को बनाया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्गाकार आकृति खींच लेते हैं।
फिर इसके अंदर एक दूसरा वर्ग बना देते हैं हम लोग और इनके शीर्षों को मिला देते हैं। तो इनके शीर्षों को मिला देने से घनाकार आकृति तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से घनाभाकार आकृति भी हम लोग बनाते हैं। एक आयत बना दिया जाता है, फिर जस्ट इसी के भीतर फिर इसी के अंदर एक और आयत बना दिया जाता है और इनके शीर्षों को मिला देते हैं। इनके शीर्षों को मिलाने से घनाभ तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से घनाभ हो गया और इस प्रकार से घन हो गया। अब हम लोग देखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है, जिसे संक्षेप में टीए से लिखते हैं हम लोग। तो घन में जैसा कि हम जानते हैं कि 6 पृष्ठ होता है और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और ऐसे वर्ग होते हैं कि सभी के सभी आपस में सर्वांगसम होते हैं। अर्थात एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल उसी के बराबर होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो इसमें प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सभी किनारे इसके आपस में बराबर होते हैं और सभी पृष्ठ सर्वांगसम होते हैं। तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल वही होगा। तो भुजा स्क्वायर जोड़ 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 भुजा स्क्वायर, अर्थात इसके सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा और सभी को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा टोटल मिलकर के 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। अगर एक भुजा को अगर ए मान लिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाता है। तो इस प्रकार से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में हम लोग सफल हो गए। अब कभी कभार ऐसे होता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया रहता है और पूछा जाता है कि घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं कि टी से आया इसका 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो हमें सिर्फ एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 6 गुने जो 6 यहां गुना के रूप में दिया है, इसको इधर अगर भेज देते हैं तो भाग में चला जाएगा, तो टी से बटा 6 हो जाएगा। अब 6 तो निकल गया, अब हमें चाहिए केवल भुजा, लेकिन यहां बचा है भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर इधर भेज देते हैं तो वह आपका रूट के रूप में बदल जाता है और हमें भुजा का मान मिल जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि घन का टी से दिए रहने पर भुजा बराबर रूट अंडर टी से बटा 6। यहां टी से का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए रहने पर एक भुजा ज्ञात करने का सूत्र हो गया रूट अंडर टी से बटा 6। अगला है घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल को हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके सभी पृष्ठ आपस में सर्वांगसम होते हैं और इसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 पृष्ठ हुए इसमें, तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल जान गए, या इसी को हम लोग 4a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि a को अगर भुजा मान लिए तो 4a स्क्वायर हो गया। फिर जिस प्रकार से इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए रहने पर भुजा निकालने का सूत्र हुआ, उसी प्रकार से इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिए रहने पर भी भुजा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि रूट अंडर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बटा 4। तो इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए रहने पर
भुजा बराबर रूट अंडर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 4, क्योंकि 4 जो यहां गुना में इधर भेजेंगे वो भाग में चला जाएगा और a का स्क्वायर हटा के जब भेजेंगे तो वो रूट में बदल देगा। इस प्रकार से हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना जान गए। अब घन के आयतन के विषय में जानेंगे हम लोग। अब हम लोग घन के आयतन के विषय में जानेंगे। जैसे घनाभ पढ़ने के दौरान हम लोग पढ़े हुए थे कि वैसी आकृति जिसका आधार जितना लंबा जितना चौड़ा हो, अगर उसी तरह से वह शीर्ष तक गया हो, कहीं पे बीच में मोटा या पतला ना हुआ हो, तो उस आकृति का आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग केवल उसके आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो हम उसका आयतन निकाल लेते हैं। देखिए सेम उसी प्रकार से यह घन भी है। जिस प्रकार से इसका आधार है एकदम उसी तरह ऊपर तक गया है, कहीं ना अधिक मोटा है न पतला है, एकदम समान चौड़ाई में समान लंबाई में ऊपर की ओर गया है। तो इस प्रकार ऐसी आकृति का आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग केवल इसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से अगर गुना कर देते हैं तो इसका आयतन निकल जाता है। तो इसी प्रकार से घन का आयतन हमें चाहिए। घन का आधार वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। घन के सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं तो इसकी ऊंचाई भी आधार की विमाओं के बराबर ही होगी। अगर हम घन के आधार की एक विमा को अगर भुजा कहते हैं तो इसकी सभी विमाएं भुजा ही कहलाएंगी, क्योंकि सभी आपस में बराबर हैं। तो घन के आधार का क्षेत्रफल हुआ भुजा स्क्वायर अर्थात भुजा गुने भुजा, और उसमें अगर ऊंचाई से गुना कर दे, ऊंचाई भी भुजा के रूप में ही जानी जा रही है, तो भुजा गुने भुजा अर्थात भुजा क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब। और भुजा को अगर a से सूचित कर दें तो यहां पे इसका आयतन a क्यूब हो गया। तो घन का आयतन निकालने में सफल हो गए हम लोग। हाँ, घन का आयतन दिए रहने पर जब भुजा ज्ञात करना होता है तो कैसे निकालेंगे? तो घन का आयतन दिए रहने पर भुजा बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर हो तो इधर आकर के स्क्वायर रूट बन जाता है और क्यूब हो तो इधर आकर क्यूबिक रूट बन जाता है। तो अब क्यूब इधर भेजेंगे तो आयतन का क्यूबिक रूट हो जाएगा, यानी क्यूबिक रूट आयतन। अर्थात जब स्क्वायर होता है इधर भेजते हैं तो वर्गमूल निकालना पड़ता है, या क्यूब था इधर भेजे तो अब आयतन का घनमूल निकालना पड़ेगा। और आयतन का जैसे ही घनमूल निकाल देंगे हमको इसकी एक भुजा की लंबाई पता लग जाएगी। तो हम यहाँ पे घन का आयतन निकालना जान गए हैं और आयतन दिए रहने पे उसके भुजा की लंबाई को भी ज्ञात करना सीख लिए हैं। अब हमें जानना है घन के सभी किनारों की लंबाई का योगफल। तो घन के सभी किनारे आपस में बराबर लंबाई के होते हैं और इसमें 12 किनारे होते हैं। तो एक किनारा की लंबाई अगर पता लग जाए तो उसमें 12 से गुना करके हम सभी किनारों की लंबाई का योगफल पता लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि घन का एक किनारा अर्थात उसको एक भुजा बोल देते हैं, तो सभी किनारों की लंबाई का योगफल, तो सभी किनारों की लंबाई का योगफल 12 गुने भुजा होगा। इसलिए घन के सभी किनारों की लंबाई का योगफल बराबर 12 गुने भुजा, या ए से सूचित करें इसे तो हम 12a भी लिख सकते हैं। और घन के सभी किनारों की लंबाई का योगफल पता हो तो इससे हम एक किनारे की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात लिख सकते हैं घन के सभी किनारों की लंबाई का योगफल दिए रहने पर एक किनारा बराबर, यहां 12 जो गुना में है इधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा। अर्थात सभी किनारों की लंबाई का योगफल बटा 12।
अगर 12 से इनके सभी किनारों की लंबाई के जोगफल में भाग लगा दें तो हमें एक किनारा की लंबाई पता लग जाएगा। अब अंतिम रूप से बचा है घन का विकर्ण। आइए सोचते हैं कि घन का विकर्ण हम निकालेंगे कैसे। देखिए ये घन हो गया और इसका विकर्ण ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, घन का विकर्ण ज्ञात करना है। तो जरा आप सोचिए आप लोग कि इन दोनों शीर्षों को मिलाएंगे तो एक रेखा होगी। जहां मैं उंगली रखा हूं दोनों उंगलियों पर जो शीर्ष है उन शीर्षों को मिलाएंगे तो एक रेखा होगी। इसके अतिरिक्त ये ऊंचाई वाला रेखाखंड है, इसको मिलाएं और फिर ये आधार जो है इसके विकर्ण को मिला दें तो इस विकर्ण यह ऊंचाई और इन शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड से मिलके जो बनेगा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये हो गई ऊंचाई वाली रेखा, ये हो गया आधार का विकर्ण और इसको मिलाए तो यह हो गया घन का विकर्ण। इसको हम ऊंचाई मान लेते हो, यहाँ तो सब भुजा ही है तो इसको भुजा मान लिए और ये हो गया घन का विकर्ण हो गया और ये आधार का विकर्ण है, आधार का विकर्ण। तो इन तीनों रेखाखंडों से मिलकर के एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और समकोण त्रिभुज के विषय में पाइथागोरस ने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए थोड़ा सा पहले यहाँ चर्चा करते हैं। ये तो भुजा हो गया। अब आधार के विकर्ण के विषय में सोचते हैं। आधार भी वर्गाकार है और यह वर्ग का विकर्ण हुआ तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है। तो इस प्रकार से आधार का विकर्ण क्या हो गया, √2 गुने भुजा में बदल गया। और हमें घन का विकर्ण चाहिए तो हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जानते हैं इस समकोण त्रिभुज के लिए यह रेखाखंड एक कर्ण है और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जानते हैं कि कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे घन का विकर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात √2 गुने भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। √2 गुने भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए हो गया भुजा स्क्वायर और प्लस जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और भुजा का स्क्वायर तो भुजा स्क्वायर हो गया। और दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2 भुजा स्क्वायर और 1 भुजा स्क्वायर √3 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भुजा स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह 3 जो है सो रूट में ही रह जाएगा और भुजा यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। यानी √3 गुने भुजा के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से घन का विकर्ण निकल गया √3 गुने भुजा। तो अब हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयतन, उसके सभी किनारों की लंबाई का जोगफल और घन का विकर्ण ये जान चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 13.1 को आसानी से बना सकते हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद।